पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस असासिन ने फैंग को अपना डिसाइपल बनने की ऑफर दिया था, जिस ऑफर पे फैंग भी मान जाता है और आज से वो असासिन उसका मास्टर होगा। साथ ही फैंग ने उस अंडे के अंदर वाली लड़की को भी बाहर निकाल लिया होता है, जो कि एक स्पिरिटिस्ट होती है और आगे से हर काम में वो उसकी मदद भी करेगी। वहीं दूसरी तरफ युन नाम के एक आदमी ने मिंग से शादी करने का ऑफर उसके फादर को दिया होता है, लेकिन फैंग वहाँ पर आकर उसकी खूब धुलाई करता है। तब ये देखकर मिंग के फादर फैंग से कहते हैं, अगर तुम मेरे एक काम में मदद करो तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे दूंगा, और वो काम ये होगा कि तुम्हें एक पावरफुल इंसान के टोम को ढूंढना है। लेकिन फैंग इसके लिए मना कर देता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम गोंग को देखते हैं, जिसके पास उसका कबूतर एक लेटर लेकर आता है, और जैसे वो उस लेटर को देखता है वो एकदम गुस्सा हो जाता है। न जाने उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, लेकिन गुस्से के साथ साथ उसके अंदर कुछ अजीब तरह की खुशी भी होती है, मानो जो काम वो करवाना चाहता है उसी काम के बारे में उस लेटर के अंदर लिखा हुआ है। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, जो जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ वो लड़की उससे कह रही होती है, आखिर तुमने मिंग के फादर का ऑफर क्यों ठुकरा दिया? उस ऑफर को मानकर तो तुम्हारी मिंग से शादी भी हो जाती और साथ ही साथ तुम्हें उस पावरफुल इंसान का टूम भी ढूंढने के लिए मिल जाता, जहाँ पर काफी सारे ट्रेजर भी हैं और उनकी मदद से तुम अपना कल्टीवेशन भी बढ़ा सकते थे। लेकिन फैंग तो उसे अब भी मना कर रहा होता है कि मैं किसी ट्रेजर के लिए किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। मैं नहीं जानता कि मिंग मुझे अब भी पसंद भी करती है या फिर नहीं। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है, उसके सामने दोबारा से युन आ जाता है, जो इस बार अकेले नहीं बल्कि अपने अंकल के साथ आया था। तब उसे देखकर फैंग उससे कहता है, क्या हुआ बच्चे, अकेले फाइट नहीं कर सकते थे क्या, जो अपने घर वालों को उठाकर यहाँ पर लेकर आए हो? इस पर युन कहता है, तुमने मुझसे पिछली बार पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, उसी की सजा देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आज तो तुम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकते, और मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजने वाला भी कोई और नहीं बल्कि गोंग ही है। और मैं तुम्हें इसलिए सब बता रहा हूँ क्योंकि तुम ये चीज किसी और को बताने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगे। तो मरने से पहले अपने हथियारे का नाम भी जान लो। तब युन का अंकल अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फैंग से फाइट करने के लिए तैयार हो रहा होता है। तब उसकी पावर्स देखकर वो लड़की फैंग से कहती है, मुझे तो ये काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, जहाँ तक कि मुझे लगता है हो सकता है कि ये जियानवू रेल्म के फर्स्ट लेवल पर होगा, इसलिए तुम थोड़ी बहुत तो इससे फाइट कर ही सकते हो। जिसके बाद देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से फाइट किए जा रहे होते हैं। फैंग तो इसलिए फाइट कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि युन का अंकल तो जियानवू रेल्म के फर्स्ट लेवल पर ही है, लेकिन तब अचानक से उसका अंकल अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करता है, और तब फैंग को पता चलता है कि ये फर्स्ट लेवल पर नहीं बल्कि जियानवू रेल्म के 5th लेवल पर पहुंच चुका है। जो देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन वो कुछ सोच समझ पाता इससे पहले ही युन का अंकल उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करते हुए उसे झरने के सीधा नीचे ही फेंक देता है। वो लड़की फैंग से कह रही होती है, मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल दे दो, मैं तुम्हें बचा कर यहाँ से ले जाऊंगी। लेकिन फैंग तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वहीं ऊपर से युन जब अपने अंकल के पास आता है तो वो उससे कहता है, अरे ये तो नीचे जाके मर गया, मुझे तो इसकी बॉडी चाहिए थी ताकि मैं गोंग को दे सकूं, तभी तो उसे यकीन होगा कि ये युन यहाँ पर मर चुका है। जिस पर उसका अंकल कहता है, अरे कह देना उससे कि वो झरने से गिरकर मारा गया, और हम लोग उसकी बॉडी कहाँ पर ढूंढने जाएंगे, वो कुछ नहीं कहेगा, उसे तो मतलब सिर्फ फैंग के मर जाने से था। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, जिसकी आँख किसी गुफा के अंदर खुलती है, और यहाँ पर वो उसी लड़की की मदद से आया था, क्योंकि पानी में जाने से पहले फैंग ने अपनी बॉडी का कंट्रोल उस लड़की को दे दिया होता है, जिस वजह से उसने बचाकर उसे इस गुफा के अंदर लेकर आ गई थी। तब यहाँ आने के बाद फैंग एकदम हैरान रहता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी वो इस जगह पर नहीं आया था। साथ ही उसे आसपास कुछ निशान भी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि हो ना हो यहाँ पर कोई इंसान आया था, वो भी थोड़ी देर पहले। और जैसे वो थोड़ी दूर आता है, उसे वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर मरे हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर तो वो लड़की फैंग से कहती है, अरे वाह, तुम्हें तो खजाना मिल गया, मुझे वहाँ पर ले चलो, मैं सारे के सारे मॉन्स्टर की पावर्स को खुद के अंदर जमा कर लूंगी। तब ये सुनकर फैंग उस मॉन्स्टर के बीच में जाकर बैठ जाता है, और जितने भी वहाँ पर मरे हुए मॉन्स्टर होते हैं उन सभी की पावर्स वाले एसेंस को कलेक्ट करना शुरू कर देता है, जो उसकी बॉडी से होते हुए सीधा उस लड़की के पास पहुंच रही होती है, जिस वजह से उस लड़की की पावर्स बढ़ना शुरू हो जाती है। और यही डील तो उसने फैंग से भी करी थी कि उसे हर टाइम मॉन्स्टर को मारकर उसकी पावर्स उस लड़की को देनी होगी, तभी उसका कल्टीवेशन बढ़ सकता है। और जब उसका कल्टीवेशन बढ़ेगा तो वो फैंग की भी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही फैंग उन सारी पावर्स को कलेक्ट कर रहा होता है, तभी उसे आसपास किसी के होने का एहसास होता है, और जब वो थोड़ी दूर आकर देखता है तो उसे वहाँ
पर एक व्हाइट टाइगर दिखाई देता है जो कि बिल्कुल किसी स्पिरिट की तरह दिखाई दे रहा था और उससे ही फाइट करने के लिए वहाँ पर एक लड़की भी होती है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर भी दिखाई दे रही थी, लेकिन उतनी ही ज्यादा वो पावरफुल भी लग रही होती है जो उस व्हाइट टाइगर का बहुत अच्छे से मुकाबला करती है। ये देखकर तो फैंग एकदम हैरान रहता है कि आखिर ये है कौन और इसके पीछे ये व्हाइट टाइगर क्यों पड़ा है। तब वो व्हाइट टाइगर जैसे एकदम खतरनाक वाला अटैक उस लड़की के ऊपर करने वाला होता है, इससे पहले ही वहाँ पर फैंग पहुंच जाता है और अपनी एन्चांटमेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक शील्ड बना देता है, जिस वजह से उस व्हाइट टाइगर का अटैक उस लड़की को नहीं लगता। तब फैंग को देखकर वो व्हाइट टाइगर कहने लगता है, बच्चे तुम कौन हो, हट जाओ मेरे रास्ते से, तुमने मुझे यहाँ पर आकर डिस्टर्ब कर दिया। तब उसे देखकर तो फैंग एकदम हैरान रहता है कि आखिर ये किस तरह का टाइगर है जो इंसानों की तरह आपस में बातें करता है। वो व्हाइट टाइगर कहता है, मैं एक सीक्रेट स्किल हूँ जिसे तुम समझ भी नहीं सकते, इसलिए रास्ते से साइड हो जाओ और मुझे अपना काम करने दो। तब वो लड़की फैंग से कहती है, ये सीक्रेट स्किल है जिसके बारे में इंसान लोग उतना नहीं जानते हैं। इस तरह की स्किल ज्यादातर जानवरों के पास ही होती है और ये एकदम हाई लेवल की स्किल होती है और इस स्किल में वो स्किल ही किसी जानवर को अपना मास्टर चुनती है, जिसके बाद ही वो उसके अंदर ट्रांसफर हो सकती है। ऐसे कोई भी इस स्किल को नहीं सीख सकता। तब व्हाइट टाइगर उस लड़की से कहता है, देखो हम दोनों की कितनी अच्छे से फाइट चल रही थी, लेकिन बीच में इस फैंग ने आकर हमारी फाइट रुका दी। चाहो तो तुम दोबारा से फाइट कंटिन्यू कर सकती हो। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो आज से मैं तुम्हें अपना मास्टर कहूंगा और अपनी टेक्निक भी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं तो उसी टाइम तुम पर जानलेवा हमला करने वाला था जिसमें तुम मारी ही जाती, लेकिन इस फैंग ने आकर बीच में टांग अड़ा दिया जिस वजह से तुम बच गई। तो इसलिए अब मेरे पास एक दूसरा प्लान है, क्यों ना तुम दोनों ही एक साथ हो जाओ और तुम दोनों मिलकर मुझे हराओ। और तब तुम दोनों ने मुझे हरा दिया तो मैं तुम दोनों को ही अपना मास्टर कहूंगा। साथ ही वो फैंग से कहता है, तुम्हारी तो ये टेक्निक मुझे बहुत पसंद आई, न जाने इस टेक्निक का नाम क्या है, लेकिन ये शील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसने तो बड़ी ही आसानी के साथ मेरे अटैक को रोक लिया, इसलिए मुझे लगता है कि तुम मुझे अच्छी टक्कर दे सकते हो फाइट में। तो चलो तुम दोनों मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। तब वो लड़की अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फैंग को वहीं पर स्टॉप कर देती है। फैंग तो वहाँ पर से हिल भी नहीं पाता। ये देखकर वो हैरान रहता है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या गया। तब वो लड़की फैंग से कहती है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके पास सेलेस्टियल बॉडी है जो कि 1 मिलियन लोगों में सिर्फ एक के पास होती है। तब वो व्हाइट टाइगर दोबारा उन दोनों से कहता है, क्या कर रहे हो तुम दोनों, बताओ मुझे कि तुम्हारा आखिर प्लान क्या है, कौन आने वाला है मुझसे फाइट करने के लिए। तब वो लड़की उससे कहती है, मैं इस फाइट को आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, जैसा कि फैंग ने इस फाइट को बीच में आकर रुका दिया तो मैं इस फाइट का क्रेडिट अब फैंग को ही देना चाहती हूँ। अगर वही चाहता है तो तुमसे फाइट अकेले कर सकता है, लेकिन मैं इस फाइट से डिस्क्वालीफाई हूँ, मुझे किसी की दान में दी हुई मदद नहीं चाहिए। उसी टाइम अगर तुम मुझे हरा दिए होते तो वही बेहतर था, लेकिन मैं किसी की भी मदद नहीं लेना चाहती। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर फैंग खुद से कहता है, जितनी ये सुंदर है उतना ही ज्यादा इसके अंदर घमंड भी है, मैंने तो आकर इसकी मदद ही की थी, उल्टा ये मुझे ही सुना रही है। तब उसके जाते हुए व्हाइट टाइगर उससे कह रहा होता है, तुम ऐसे नहीं जा सकती, क्या तुम नहीं जानती कि मेरे जैसी 3 और टेक्निक है 3 अलग अलग एंट्रेंस के पास, तुम मुझे हराने के बाद उन्हें भी ले सकती थी, लेकिन तुम तो ऐसे ही जा रही हो। ये सुनकर फैंग के अंदर से वो लड़की उससे कहती है, इसका मतलब ये है कि ये उन 4 में से एक गेट है जहाँ से अंदर जाने के बाद हम उसी पावरफुल इंसान के टूम के पास पहुंच जाएंगे। और जैसे कि इस एंट्रेंस के पास ये व्हाइट टाइगर है, ऐसे ही 3 अलग अलग एंट्रेंस के पास अलग अलग बीस्ट होंगे या फिर कोई और टेक्निक हो सकती है जिसे तुम सीख पाओगे। तुम्हें तो सच में खजाना मिल गया। एक एक करके तुम चारों एंट्रेंस वाली चारों सीक्रेट टेक्निक को सीख लेना और उसके बाद तुम आसानी से उस पावरफुल इंसान की टूम के पास भी पहुंच सकते हो। तब वो व्हाइट टाइगर फैंग से कहता है, देखो ये लड़की तो यहाँ से चली गई, अब मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, इसलिए जल्दी से अपना ये बैरियर हटाओ और इस शील्ड को खत्म कर दो। मैं तुम्हें डायरेक्ट ही अपनी स्किल देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई भी फाइट नहीं करनी। तुम अपने आप को लकी समझ सकते हो जो मैं बिना फाइट के ही अपनी स्किल तुम्हें दे रहा हूँ। जिसके बाद वो अपनी सारी की सारी स्किल को फैंग के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। और ये अटैकिंग और डिफेंस दोनों टेक्निक होती है, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फैंग जब चाहे वहाँ पर उस व्हाइट टाइगर की स्पिरिट को समन कर सकता है और वो वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आ जाएगी। और थोड़ी देर बाद ही फैंग इस टेक्निक को आसानी से सीख जाता है। जिसके बाद वो जैसे उस व्हाइट टाइगर को समन करने की कोशिश करता है, वहाँ पर वो व्हाइट टाइगर आ जाता है जो सीधा ही सामने मरे दीवार पर अटैक करके उसे तोड़ देता है, जिसकी मदद से फैंग इस गुफा से भी बाहर निकल सकता है। ये देखकर तो फैंग एकदम ज्यादा खुश था कि अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी टेक्निक है। लेकिन वो लड़की उससे कहती है, मार्शल
मार्शल आर्ट की दुनिया ऐसी ही होती है, बाकी टेक्निक के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारा सफर अभी बहुत बड़ा है, इसलिए इतनी जल्दी मत खुश हो जाओ। अब फैंग वहाँ से अपने सेक्ट के अंदर आता है। तब उसे देखकर गोंग एकदम हैरान रह जाता है। वो उससे कहता है आखिर तुम जिंदा कैसे हो? लगता है मुझे गलत खबर मिली कि तुम मर चुके हो। तब फैंग उससे कहता है तुम इतना गिर जाओगे ये तो मैंने सोचा तक नहीं था। तुमने मुझे मारने के लिए युन को हायर कर लिया और उसकी फैमिली के साथ दोस्ती भी बढ़ा ली, बस मुझे मारने के लिए। इससे अच्छा तो तुम अपना कल्टीवेशन ही बढ़ा लेते। हो सकता है कि तुम तब मुझे हरा पाते। साथ ही मुझे ये लगता है कि 1 साल का टाइम बहुत लंबा होता है, क्यों ना आज ही हम फाइट करके एक दूसरे की जान ले लेते हैं। आज ही मालूम पड़ जाएगा कि किसके अंदर कितना है दम। तब ये सुनकर गोंग हंसते हुए कहता है लगता है तुम्हारे हाथ कोई खजाना लग गया है जिसके ही दम पर तुम इतना उछल रहे हो। मैं 1 सेकंड के अंदर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकता हूँ। मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें 1 साल का टाइम दिया था ताकि अपना कल्टीवेशन करके मेरे बराबर बन जाओ कि तुम मुझसे फाइट कर पाओगे, लेकिन तुमने तो उसका गलत ही फायदा उठाया। तो ठीक है चलो आज ही हम फाइट करके फैसला कर लेते हैं। और अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फैंग तो गोंग को कुछ करने ही नहीं दे रहा था, वो उसे उठा उठा कर पटके जा रहा होता है और थप्पड़ पे थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। तब देखते ही देखते फैंग उसे उठाकर जमीन पे पटक देता है, जहाँ गोंग अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब वो उसका गला दबाते हुए कहता है बस बहुत हो गया, आज के बाद मैं तुम्हें यहीं पर मार कर हमेशा के लिए तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। गोंग तो इस चीज से हैरान रहता है कि आखिर अचानक से ही ये फैंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। लेकिन जैसे ही फैंग उस गोंग की जान लेने वाला होता है, इससे पहले वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है जो लगातार आते हुए फैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। फैंग तो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से ये यहाँ पर आ कौन गया और आते साथ ही मेरे ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा है। लेकिन तब भी वो अपनी हिम्मत बनाते हुए उस एल्डर से फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एल्डर उसके सामने काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। तब वो लड़की फैंग से कहती है मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल दे दो, मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करते हुए इस एल्डर से लड़ने की कोशिश करती हूँ। इसलिए फैंग अपनी बॉडी का कंट्रोल उस लड़की को दे देता है, जहाँ वो लड़की अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर से फाइट करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वो एल्डर तो उस लड़की से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और वो फैंग को वहाँ से उठाकर बहुत दूर फेंक देता है, जहाँ फैंग के अंदर दोबारा खड़े होने की हिम्मत भी नहीं बची थी। तब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर फैंग को वो लड़की बेहोश होते हुए दिखाई देती है। वो उससे कहती है ये एल्डर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, शायद मैं भी इससे फाइट नहीं कर सकती और तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी काफी सारी पावर्स का इस्तेमाल कर लिया है। शायद इस वजह से मैं कुछ दिनों की डीप स्लीप के अंदर चली जाऊंगी और मैं तुमसे कुछ दिनों तक बात भी नहीं कर पाऊंगी। जिसके बाद वो लड़की दोबारा से अपने अंडे के अंदर चली जाती है। ये देखकर फैंग एकदम हैरान था कि आखिर उससे ये क्या हो गया और अब आगे उसकी मदद कौन करेगा। वही वो एल्डर फैंग से कह रहा होता है अपने बराबर वाले से फाइट करना चाहिए ना, लगता है तुम्हारे हाथ कोई सीक्रेट टेक्निक लग गई है जिस वजह से ही तुम इतना उछल रहे थे, तो अब मैं तुम्हें उस टेक्निक के साथ ही मार दूंगा। लेकिन जैसे वो उसे मारने वाला होता है, इससे पहले ही वहाँ पर दूसरे वाले एल्डर आकर उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं ये फाइट तो 2 डिसाइपल के बीच में थी, तो आप बीच में आकर फाइट को रुकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तब दूसरा वाला एल्डर कहता है क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ और मेरी पोजीशन क्या है इस सेट के अंदर। मुझसे सवाल करने से पहले 10 बार सोच लेना। तब वहाँ पर फैंग की साइड लेते हुए वो असासन आ जाता है, जिसे देखकर तो सारे डिसाइपल हैरान रहते हैं कि आज तक इस असासन ने किसी भी डिसाइपल का सपोर्ट नहीं किया और आज ये फैंग के साथ क्यों दे रहा है। तब वो एल्डर उस असासन से पूछता है आखिर तुम्हारा ये फैंग लगता क्या है, तुम इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर क्यों आए हो। तुम इस सेट के अंदर एक मेहमान की तरह हो, तो इसलिए उसी की तरह रहो। तब वो असासन उससे कहता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, लगता है तुम इस बारे में नहीं जानते। ये फैंग कोई और नहीं बल्कि मेरा ही डिसाइपल है। आज से पहले मैंने किसी को भी जल्दी अपना डिसाइपल नहीं चुना। फैंग मेरा पहला और सबसे अच्छा डिसाइपल है, इसलिए मैं इसे बचाने यहाँ पर आया हूँ। तब इस चीज से तो बाकी डिसाइपल की हैरानी की कोई सीमा ही नहीं होती। वो लोग तो सोच रहे होते हैं कि इस असासन ने गोंग तक को नहीं चुना था, लेकिन इसने तो फैंग को इतनी आसानी से चुन लिया अपना डिसाइपल बनाने के लिए। न जाने फैंग के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, ये तो बड़ी ही आसानी के साथ फैंग को एक स्पिरिटिस्ट बना देगा, बिल्कुल अपनी ही तरह। और तब तो फैंग का कोई मुकाबला ही नहीं रहेगा। तब ये सुनकर उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फैंग को धमकाते हुए कहता है तो ठीक है, तुमने 1 साल का चैलेंज लिया था ना, वो चैलेंज अब भी कायम है। 1 साल बाद गोंग देख लेना सबके सामने तुम्हारी जान लेगा और तब तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा, यहाँ तक कि ये असासिन भी तुम्हारी मदद करने नहीं आ सकता। और इतना कहने के बाद वो पूरे गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है। अब असासिन फैंग को अपने
अपने घर के अंदर लेकर आता है और जहाँ पर वो उसके मेरिडियंस ठीक कर रहा होता है ताकि जितनी भी चोटें उसे लगी थी वो ठीक हो सके। तब फैंग असासिन से पूछता है, मास्टर क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर कोई स्पिरिटिस्ट अपनी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल कर ले तो वो कितने दिनों तक के सोने के लिए चले जाता है। और यहाँ पर वो उस लड़की के बारे में पूछ रहा होता है ताकि अपने मास्टर से ये जान सके कि जब वो लड़की सोने चली गई है तो उसे कितना और टाइम लग सकता है दोबारा से जागने में और कब वो दोबारा उसकी मदद करने के लिए आएगी। तब उसके मास्टर उससे कहते हैं ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम 8 से 10 साल लग ही जाते हैं। कोई अगर स्पिरिटिस्ट अपनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर ले तो वो कम से कम 8 से 10 सालों के लिए डीप स्लीप के अंदर चले जाता है। ये सुनकर तो फैंग एकदम हैरान और परेशान हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे अपनी बॉडी का कंट्रोल उस लड़की को नहीं देना चाहिए था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लड़की 8 से 10 सालों के लिए डीप स्लीप के अंदर नहीं चली जाती। तब वो असासिन उससे कहता है अब जो फाइट तुम्हारी होने वाली है उसमें गोंग के साथ उसकी और भी लोग मदद करने के लिए आएंगे, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसा चीज का बंदोबस्त करना पड़ेगा कि तुम्हारे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, तब भी तुम उसे आसानी से हरा सकते हो। और इसके लिए मुझे तुम्हें अच्छी अच्छी टेक्निक सिखानी होगी, तो नई टेक्निकों को सीखने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।